लास्ट वीक आपके सामने हमने वैल्यू चेन के बारे में बात की थी। 2 क्लासेस हमारी हुई हैं, उसमें से एक क्लास फर्स्ट वाली रिकॉर्ड होके शेयर हो गई थी। सेकंड क्लास के बारे में काफी सारे लोगों ने पूछा, लेकिन वो रिकॉर्ड होके मिल गई आप लोग को। और अब वैल्यू चेन साइड पे हो गया। ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसकी फर्स्ट क्लास है आज? ऐसे हैं? अच्छा, ऐसे हैं जो हैं तो पिछले वीक के, लेकिन बिल्कुल नए जैसे हैं, ऐसे भी हैं। ठीक है, नए जैसे का मतलब है पहले पढ़ा था फिर घर जाके कुछ नहीं पढ़ा, बस उठ के आ गए हैं। ठीक है, समझ में आ गए, ऐसे ही है। शाबाश, गुड। चलो अब शुरू करते हैं। अच्छा, आज के लिए स्टैंड अलोन टॉपिक रखा है। 45 मिनट्स ऑलरेडी जा चुके हैं। तो अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि विदाउट ड्राफ्टिंग ये टॉपिक इंशाल्लाह मैं किसी किनारे तक जरूर ले जाऊंगा। हम क्लास को आगे स्ट्रेच नहीं कर सकते, शुरू ही क्लासेस होती हैं, कभी कोई मसला आ जाता है, हम टॉलरेट करेंगे, इसमें खैर होगी। जब हम 2-2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे उस वक्त ये सब हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलें दोस्तों, शुरू करते हैं। अच्छा, पहली बात, फर्स्ट थिंग, हमने चैप्टर नंबर 2 शुरू किया हुआ है ना दोस्तों, चैप्टर 2। और चैप्टर 2 में दोस्तों हमारे पास कितनी बातें टोटल? 7 बातें। 6 बातें नहीं है, 7 है। 7 बातें हैं। इसमें मैंने कहा था पूरा चैप्टर एक तरफ और 7 बातें नहीं, 7वीं बात एक तरफ, 7th सेक्शन एक तरफ। तो पूरा चैप्टर एक तरफ कर दिया और एक सेक्शन पूरा उठा के सेक्शन नंबर 7 एक तरफ कर दिया। फिर मैंने कहा था ये 7th सेक्शन वो है जो MSA 2 तक काम आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब 7th सेक्शन में कितनी बातें टोटल? 5। कौन सी बात कवर कर चुके? अगर इसी तरह गोल गोल के बुलाया जाएगा ना यार, ये कर चुके तो फजैल भूलोगे नहीं इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा जी, अगली बात। आज का टॉपिक जो है ये कवर चुके थे। आज इंशाल्लाह हमने बढ़ना है दी 5 फोर्सेस मॉडल। हेडिंग प्लेस कर दें। शुरू करें। जैसे बिल्कुल क्लीन, बिल्कुल साफ स्क्रीन आपको नजर आ रही है, वैसे ही जरा अपना जहन रखें। अभी बिल्कुल क्लियर माइंड रखें। कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं इंटरैक्टिव मोड में, और इससे आपको कॉन्सेप्ट जहन में बिठा दूंगा, और फिर ये 5 चीजें आपको वैसे ही याद हो जाएंगी। ठीक है इंशाल्लाह, इस टेक्निक से पढ़ लें, फाइनल्स तक की छुट्टी हो जाएगी। पेन छोड़ दीजिए, बिल्कुल हाथ अपने रिलैक्स रखें, सुकून से सुनना है आपको। एक बिजनेस है, किसी इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करेगा। गुल अहमद कौन सी इंडस्ट्री में? टेक्सटाइल। सबने बोल दिया ना। ARTD टीचिंग, एजुकेशन में आ गया। सही, एजुकेशन, कोई टीचिंग कोई ट्रेनिंग कह रहा है। ठीक है, फर्ग्यूसन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। अब मेरा सवाल सुनिएगा, और आप सबने, मैं जब तक 5 तक नहीं गिनूंगा जवाब नहीं देना। ठीक है, ये बर्दाश्त होगी ना, क्योंकि हमसे जब बोले जाते नहीं देना तो हम देते। ठीक है, तो ये थोड़ा रुकना होगा। ठीक है, स्टार्ट। कोई बिजनेस किसी इंडस्ट्री में कब तक एग्जिस्ट करेगा? 1, 2, 3, 4। 5। 5 बोला नहीं था। यस, जब तक जब तक डिमांड होगी, जब तक प्रॉफिट जनरेट होता रहेगा जी, जब तक दिल करेगा। आए हाय जी, दिलों पे बिजनेस नहीं चला करते जी। जब तक वो ऑब्जेक्टिव मीट होगा बिजनेस चलेगा। ऑब्जेक्टिव तो यार एक चैरिटी थी, चैरिटी बनी,
और चैरिटी का ऑब्जेक्टिव था इलाके से हैंडीकैप बच्चे खत्म कर देना। इतनी सेहत के काम करना, हैंडीकैप बच्चे खत्म हो जाएं, बिल्कुल लोग सब सेहत वाले हो जाएं। 20 साल बाद सारे हैंडीकैप बच्चे खत्म, मर गए, अब कोई हैंडीकैप ही नहीं बचा। ऑब्जेक्टिव खत्म, सही है, तो बिजनेस बंद हो जाएगा। मैंने एक सवाल किया कि बिजनेस कब तक एग्जिस्ट करेगा, तो सवाल ये है बिजनेस कहते किसे हैं? बिजनेस कहते हैं, बिजनेस को डिफाइन हम यूं करते हैं, बिजनेस का मकसद हम यूं बताते हैं, द बिजनेस ऑफ द बिजनेस इज बिजनेस। सुनते जाओ, ये कोई नहीं बताएगा ना दोस्तों, ये बातें खास है ना, सुनो। द बिजनेस ऑफ द बिजनेस इज बिजनेस। लिखो बेटा, गूगल की चीजें नहीं है ये, तजुर्बे की हैं, लिखो। द बिजनेस ऑफ द बिजनेस इज बिजनेस। सर ने पहला जो वर्ड बिजनेस यूज किया, बेटा ये बुक में नहीं है, ये समझाने के लिए कॉन्सेप्ट देना है, फिर इंशाल्लाह आईकेप की तैयारी हो जाएगी। अब पहला सवाल, पहला बिजनेस आया, द बिजनेस ऑफ द बिजनेस इज बिजनेस। जो पहला बिजनेस का वर्ड आया, द बिजनेस, काम, इधर काम के मायनों में। फर्स्ट जो बिजनेस का वर्ड है ना, इसका मतलब है व्हाट योर बिजनेस दीस डेज। इसका मतलब ये नहीं कि आप कौन सा कारोबार करते हैं, मसरूफियत क्या है। तो बिजनेस, काम क्या है बिजनेस का? पहला बिजनेस का मतलब है काम, द बिजनेस ऑफ द बिजनेस। अब बिजनेस का मतलब कारोबार है, कोई एंटिटी है। दूसरे बिजनेस का मायने क्या बना? एंटिटी। तो बिजनेस ऑफ द बिजनेस इज बिजनेस। अब बिजनेस का मतलब, अब बिजनेस का मतलब है प्रॉफिट्स। सो द टारगेट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी एंटिटी इज प्रॉफिट। तो जब वर्ड यूज करते हैं बिजनेस, तो इसका मतलब ही होता है प्रॉफिट्स। अब आपने बात की थी दोस्त, कहां गया वो हमारा ऑब्जेक्टिव वाला भाई? ऑब्जेक्टिव की बात की थी इन्होंने। तो हम ये कहते हैं ऑब्जेक्टिव बिजनेस का है ना, तो वो खत्म ही नहीं होता। फिर क्या बात कर रहे हैं? अरे भाई बिल्कुल यार, प्रॉफिट्स कौन कहता है बस बहुत हो गया अब प्रॉफिट्स में? वो प्रॉफिट्स की नई लाइन ढूंढ लेता है तो कहता है आई एम नॉट इनटू दिस बिजनेस, वी आर नाउ इनटू दीस वेंचर्स। तो एक बहुत बड़े लेवल पे आया था, एक हॉस्पिटल, एक चैरिटी बन जाती है, तो उसको लोग वैसे ही दे रहे होते हैं, उसी से वो अपनी सैलरी भी निकाल लेता है। तो एक पॉइंट है कि प्रॉफिट्स बिजनेसमैन के लिए कभी खत्म नहीं होते। वो बोलता है यार और आएंगे ना, इससे आगे भी तो कुछ है, इससे भी तो आगे कुछ है, इससे भी तो आगे कुछ है। तो हमने ये जुमला पढ़ा सर से, द बिजनेस ऑफ द बिजनेस बिजनेस। यहाँ फ्रंट से जवाब आया था, जवाब ये आया था जब तक प्रॉफिट्स रहेंगे तब तक बिजनेस रहेगा। अब ये जवाब बिल्कुल ठीक था, ये जवाब बिल्कुल ठीक था। कैसे? मैं स्क्रीन पे कुछ नहीं लिखूंगा, अभी आपका लिखने का टाइम है, ठीक है? 1980s में चलते हैं यार। ये इतना जबरदस्त टीवी है, कितने का है? इतना बड़ा सीआरटी टीवी, स्क्रीन इतनी, स्क्रीन के पीछे इतनी बड़ी दुकान उसकी, उससे इतना बड़ा टीवी को रखने के लिए अलग जगह चाहिए, उसके लिए अलग ट्रॉली आ रही, टीवी है, घर में टीवी आ रहा है। और उस वक्त जो बेस्ट सेलर टीवी वाले थे वो मिलेनियर्स बन गए। माय क्वेश्चन इज वेयर आर दे टुडे? आउट ऑफ बिजनेस। जिन्होंने अपने आप को चेंज करके एलसीडी एलईडी पे ले आए, वो किसी न किसी दर्जे में जिंदा है। लेकिन इफ आई आस्क यू द क्वेश्चन वेयर इज इंस्टा टुडे, तो आप बोलेंगे व्हाट्स इंस्टा। जब आप स्कूल जाया करते थे ना, केजी वगैरह में होंगे, तब इंस्टा हुआ करता था। 2002 2003 में आप किस में थे? इसी में थे आसपास। तो उस वक्त इंस्टा फोन है, आप बहुत पुराने हैं। अच्छा ठीक है, नहीं इतना नहीं है। तो अब सुनिएगा, अब सुनिएगा कि इंस्टा फोन एक फोन, जैसे हमारे यू फोन है, टेलीनॉर है, मोबलिंक है, तो ये जोंग बाद में आया, इससे टेलीनॉर बाद में आया, मोबलिंक था, इंस्टा था, आई रिमेम्बर। तो इंस्टा फोन आज नहीं एग्जिस्ट करता। इंस्टा फोन ना एक टेक्नोलॉजी थी पहले, उसका नाम था एम। एग्जिस्ट करती है ऑब्वियसली वो टेक्नोलॉजी। एम ये थी कि सिम नहीं लगती थी। फिर क्या होगा? फोन खरीद लिया आपने, फोन में जाके कनेक्शन इंस्टॉल करवा लें। फोन को वो कुछ करते थे, बोलते थे इसमें ये नंबर है। तो सर मेरा दिल चाहे अगर मैं सेट बदलूं, ये ख्वाहिश ही नहीं होती थी किसी की, क्योंकि सेट बदलने का ऑप्शन ही नहीं था।
भाई एक बात सुने, आपके दादा जान रहमुल्ला ऊपर ले गया, सही है, सही है। आपके दादा जान के दादा जान हयात तो नहीं है ना, ऐसा खतरनाक तो नहीं, सही है, ठीक है। सुने, तो अगर आपके दादा जान यानी मेरे दादा जान के भी दादा जान, राइट, और उनको इमेजिन करते, he would not have imagined talking to someone like this, और तार भी नहीं है, और ये छोड़ो यूं भी किसी ने नहीं इमेजिन किया, एक छोटी सी चीज लगी थी कॉटन बड्स जितनी, उससे भी छोटी, गोल सी, बस ब्लूटूथ, मोबाइल जेब में, और आप वॉक करके बातें कर रहे हैं। उस वक्त कोई ऐसे चलते हुए बातें करता, लोग बोलते कि टेक हिम टू पेंट हॉस्पिटल, राइट। आप समझे इस बात को, तो उस वक्त इमेजिनेशन में भी नहीं था। लेकिन जिस जिस कंपनी ने राइट टाइम पे इनोवेट किया वो आज भी एग्जिस्ट करती है, जिन्होंने इनोवेट नहीं किया वो चली गई। तो इंस्टा ने क्या करा, आप सुनिएगा। इंस्टा था एम्स टेक्नोलॉजी पे, तो मोबलिंग किस पे था, एम जीएसएम, ये जो चिप वाली है ना, ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये टेक्नोलॉजी आ गई। मोबलिंग ने वेलकम किया, पाकटेल ने वेलकम किया, इंस्टा ने बोला नहीं मैं नहीं आ रहा। तो वजह होगी, उनकी सोच होगी। आज इंस्टा एग्जिस्ट ही नहीं करता। कुछ लोग टाइप राइटर, आप टाइप राइटर लोग देखें तो टाइप राइटिंग मशीन होती हैं, जोर जोर से आवाजें आती है, देखें हमने, शायद देखी हो आप लोगों ने। पहले तो बहुत इन थी, अब तो डेफिनेटली वर्ड प्रोसेसिंग आ गई है, तो दुनिया चेंज हो गई। तो वो टाइप राइटिंग मशीन्स जो एग्जिस्ट करती थी पहले, उन मशीन के एक्सपर्ट्स हुआ करते थे, उनको बनाने वाले अलग मैकेनिक्स थे, उनकी बेतहाशा तनख्वाह थी। देखिए ना, एक बात समझ, आज मैं आपसे पूछता हूँ कि चीजें यूजुअली कैसी आ रही हैं, डिस्पोजेबल आ रही हैं, रिपेयरेबल आ रही हैं। तो द मोर वी आर हैविंग डिस्पोजेबल थिंग्स, the lesser opportunities are there for the mechanic. बहुत मुश्किल बात कर दी नहीं, वो जितनी चीजें ऐसी बन रही है, इस्तेमाल किया, खाया पिया, यूं करके खत्म। तो मैकेनिक भाई की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, सस्ती चीज थी डिस्पोज कर दी। महंगी चीज होती, उसको क्लियर कर रहे होते, उसको सही करवा रहे होते, उसके पार्ट्स रिपेयर करवा रहे होते, कितनी इंप्लॉयमेंट्स क्रिएट होती। लेकिन आपने बोला नहीं नहीं यार, डिस्पोजेबल आइटम्स दुनिया में चल रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ दीज डिस्पोजेबल आइटम्स द जॉब्स आर बीइंग वैनिश्ड नाउ। जॉब्स नहीं मिल रही हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं हो रही है। मैंने कहा था आप मेरे साथ बिजनेस सीखेंगे, ये मकसद नहीं है इस टॉपिक, मकसद सारा ये सुनिएगा। जिस तरह ये आप बोलते हैं कि यहाँ से जॉब्स कटी, तो दूसरी जगह जॉब्स क्रिएट भी होंगी। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन टेक्नोलॉजी की जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। कोई अगर मैनुअल काम करता था, उसकी जॉब खत्म हो गई, नाउ ही और शी नीड्स टू लर्न द आईटी वे। अगर उसने नहीं सीखा, उसकी भी अपॉर्चुनिटीज खत्म। अच्छा, वो टीचर्स जो रिलक्टेंट रहे, एग्जाम्पल दे, जो इस मेथड पे नहीं आए, रिजल्ट क्या निकला, प्रॉब्लम्स हुई। वो इदारे, हमारे इदारे तो नहीं हुए ना, सभी इसके ऊपर आ गए। लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट स्कूल्स जिन्होंने बहुत लेट इनिशिएटिव लिया। कुछ स्कूल्स ने पहले ले लिया, कुछ इदारों ने वेट किया कि नहीं यार कुछ अर्से में बस अभी लॉकडाउन खुल जाएगा, दे सफर्ड। जिन्होंने डे वन से कोई प्लानिंग करके काम कर लिया, उनको पीसेस मिलती नहीं, वो अपने काम करते रहे, उनका साइकिल चलता रहा, उनके यहाँ लोगों की एम्प्लॉयमेंट जॉब भी नहीं गई, क्योंकि उन्होंने दूसरों की फिक्र करी। वह अपना निजाम चलाया, तो खुद भी अपना घर चलाया, दूसरों का भी घर चलाया। लेकिन जिन्होंने स्लो रिस्पॉन्ड किया, उनके तो प्रॉब्लम्स हो गई, वो तो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए चीजों को, और फिर उनके ऊपर मजबूरन जब करना पड़ा तो वो रिजल्ट भी नहीं है। अब मैं आपसे कुछ बात कहता हूँ, बिजनेस मार्केट में तब तक एग्जिस्ट करता है जब तक बिजनेस चलाने वालों को उसमें प्रॉफिट्स आते हुए नजर आते हैं, आते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आ नहीं रहे, लॉसेस हो रहे हैं, तब भी चलता है बिजनेस। बिजनेसमैन उम्मीद करता है ये कंटेनर लॉस में गया, अगला सही चलेगा, ये वाली शिपमेंट खराब हो गई, अगला सही चलेगा, इस मॉडल में गलती हो गई थी, अगली सही चलेगी, क्योंकि आगे का प्रॉफिट नजर आ रहा है या हो रहा है, अभी नजर आ रहा है। तो सिर्फ नजर आने की बुनियाद पे इंसान हिम्मत करता है। तो एक थीम बिठाने थे इनमें, बिजनेस उस वक्त तक चलता है, उस वक्त तक चलाया जाता है जब तक प्रॉफिट नजर आता है। इतनी बात पूरी क्लास को क्लियर हो गई, जाने ये एक बात थी। दूसरी बात, किसी इंडस्ट्री, अब ये एक सवाल तो क्लियर हो गया सबको, और मैंने पहला जुमला क्या बोला था, द बिजनेस ऑफ द बिजनेस इज बिजनेस, यानी जहन बना लो, बिजनेस मींस प्रॉफिट।
बिजनेस मीन प्रॉफिट। इसके ऊपर एक ऐतराज बताता हूं, अगर इतनी हिम्मत रखते हो, समझ सकोगे मेरे साथ, इंटेलेक्चुअल बात है, अगर समझ सकते हो तो कर दूं बात, हिम्मत करोगे, क्वालिटी चीज समझोगे, सही है, विच यू कैन प्रेजेंट इन सम यूनिवर्सिटी। ये वो बातें कि जब मैं आईबीए में गेस्ट स्पीकर बन के जाता या इधर जाता तो वहां ही हम प्रेजेंट करते हैं। बताता हूँ बात क्या। एक ऐतराज उठता है दुनिया पे, एक ऐतराज उठा कि बिजनेसेस ने सारी तबाही मचाई है, ये पोल्यूशन बिजनेस की वजह से, सड़कें टूटी हैं बिजनेस की वजह से। कैसे भाई, लोग तो अपनी नॉर्मल गाड़ी चलाते हैं, ट्रक और ट्रॉलर आते हैं वही खराब करते हैं सड़कें, टैंकर गिराते हैं पानी, तो ये सब कमर्शियल एक्टिविटीज है, कमर्शियल मींस प्रॉफिट मेकिंग के। अब एक सवाल उठा, बिजनेसेस को हुदूद में लेकर आओ, भाई कैसे लेकर आओ, टीच देम CSR। यू नो व्हाट इज CSR? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। समझ रहे कुछ बात? अच्छा, फिर आहिस्ते आहिस्ते शोर उठा दुनिया में और बोला गया यार इनको बोलो इतना कमाते हो ना, कुछ निकालो और किसी स्कूल को दे दो, किसी चैरिटी को दे दो, किसी ओल्ड होम को दे दो, किसी हॉस्पिटल को दे दो, कहीं डोनेशन कर दो। तुम इदारे हो, इतने बड़े बड़े पैसे बनाते हो, कुछ तो किसी को चैरिटी करो। इसका नाम रख दिया CSR। बहुत डिबेट हुई, यूं समझो एंड में एक वर्ड आया कि बिजनेस एथिक्स होनी चाहिए। बोलो मेरे साथ, बिजनेस एथिक्स। तो अब दो वर्ड्स पे गौर करो, एक तरफ बोल रहे हैं बिजनेस, बोलो एक तरफ क्या बोल रहे हैं, और एक तरफ बोल रहे हैं एथिक्स। आसान लफ्जों में तर्जुमा क्या बनेगा, मफहूम क्या बनेगा इसका, बिजनेस को तमीज से कर लो। हम्म? अच्छा, एथिक्स किसे कहते हैं? सवाल। आप कहते हैं सर मोरालिटी को एथिक्स कहते हैं, अच्छी अच्छी बातों को एथिक्स बोलते हैं। यार प्लीज, आप तकलीफ हो रही है, उस पर हाथ उठा लो, उसके और वजन आ रहा है, ऐसे नहीं बैठो बेटा, अपने वजन पे बैठो बेटा, सही है, एथिक्स, सही है। इसी तरह उसने मोबाइल निकाला, कोई मैसेज आया, आपने यूं देखा यूं करके, तो बेटा ऐसे नहीं करो यार, चाहे उसका जैस का ही मैसेज था लेकिन मत देखो ऐसे, ठीक, सही है, एथिक्स, राइट, एथिक्स ऐसे ही होता है। और फिर कभी कभार ऐसा होता है कि एथिक्स भी लोगों की सब्जेक्टिविटी पे डिपेंड कर जाता है। तो मैंने सवाल आपको क्या बोला, मैंने ये बोला नहीं बेटा मैं कुछ नहीं लिख रहा, आप लोग सिर्फ देखें। मैंने कहा बिजनेस एथिक्स। जब बिजनेस एथिक्स का वर्ड आया ना, स्क्रीन देखिएगा, बिजनेस एथिक्स, हंसी कंट्रोल करनी होगी, सही है, हंसना आहिस्ता है। जैसी दुनिया में ये नाम आया कि बिजनेस एथिक्स, बिजनेस करने के तरीके, तो दुनिया का कुछ, बस कहीं से एक आवाज आई है, तफसील में नहीं जा रहा, एक आवाज आई, उस आवाज ने ये बोला, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मेंट बाय ऑक्सीमोरॉन? आप में से कोई ये समझता है ये मैंने जो लिखा है ऑक्सीमोरॉन, डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस वर्ड? ऑक्सीमोरॉन कहते हैं, ऑक्सीमोरॉन कहते हैं इसको दोस्तों, इसको, सर हाउ आर यू, आई एम परफेक्टली सिक, perfectly sick, perfectly sick, extremely positive word, extremely negative word, combined together। उन्होंने कहा एक तरफ तुम बोलते हो बिजनेस, एक तरफ तुम बोलते हो एथिक्स, बोला ये ऐसे ही है जैसे हैप्पीली मैरिड, सही है, तो बोला ये तो ऑक्सीमोरॉन है, सही है, ये ऑक्सीमोरॉन है। एक तरफ आप ये कह रहे हो, एक वर्ड आ गया, राइट, बिजनेस, यू टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट्स, एथिक्स, यू टॉकिंग अबाउट चैरिटी एंड गिव अवेज। दोनों चीजें जमा कैसे हो सकती हैं? एक रोशन रात, अब हंसी आने लगे ना, ऐसे ही, ऐसे ही, जैसे मैं आपसे बोलूं ₹1 के $12, तो ये भी मुश्किल है, थोड़ा तो मुश्किल हो जाता है डाइजेस्ट करना। डॉलर क्या रेट चल रहा है, बस रुपये दोगे 12 आएंगे, गिर गई है वैल्यू थोड़ी सी, ठीक है। अब सुनो, तो बिजनेस एथिक्स पे एतराज हुआ दुनिया में कि बिजनेस तो एथिकली हो ही नहीं सकता, लेकिन बहरहाल फिर दुनिया में डिबेट चलती रही, चलती रही, चलती रही। इवेंचुअली ये बात तय हुई
कि बिजनेस को अगर सही बुनियादों पे किया जाए तो बिजनेस वाकई सही तरीके से किया जा सकता है। एथिक्स का मतलब जरूरी नहीं है आप उठा के बड़ी बड़ी अमाउंट चैरिटी करें। एटलीस्ट जो काम खुद कर रहे हैं उस काम में किसी और स्टेक होल्डर को तकलीफ ना दें। आपके यहाँ वाटर प्लांट है, आप मिनरल वाटर निकालते हैं तो इतना निकालें कि आने वाली नस्लों की भी जरूरतें पूरी हो जाएं, वहां का पानी खत्म करके यहाँ से गायब ना हो जाए। ठीक जैसे नेस्ले ने किया कि कराची में आगे जाके एक रोड है, जो हमारे हमारे दो हाईवे तो मेजर है, आप जानते होंगे। एक नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे विच इज डायरेक्ट लिंक विद शाराय फैसल, लीड्स टू कैफे इमरान, घारो एंड ऑल। एंड द अदर हाईवे इज सुपर हाईवे, ये वही शिनवारी वाला, लासिफ वाला, हैदराबाद वाला, राइट। तो इन दो को एक रोड कनेक्ट करती है, उस रोड का नाम लिंक रोड है। उस रोड का नाम लिंक रोड है। तो वो लिंक रोड जो है वो कराची की फ्यूचर एजुकेशन सिटी बनने जा रही है इस वक्त। सही है। तो सिंस वो सिटी बनने जा रही है तो वहां पे कुछ लोग पहले पहुंच गए, जिनमें से एक क्या नाम बताया मैंने अभी। तो नेशनल ने जाके वहां पानी निकालना शुरू कर दिया, वो निकाल वहां पे सस्ते में रहे, हम लोग को इतना बेच रहे हैं। फिर खैर वहां पे एक और स्टेक होल्डर मौजूद था, उसने एक्शन लिया। वहां पे बड़े बड़े इदारों की जमीन है, ये डिफेंस फेज 4 में आपने देखा होगा बैतुल सलाम है, उनका बहुत बड़ा कैंपस है वहां पे। इसी तरीके से खान का वहां पे है। आई थिंक कुछ और स्कूलिंग सिस्टम्स भी वहां पहुंच गए हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, क्योंकि वहां से अब करीब पड़ता है बहरिया। तो इन लेटर टाइम्स बच्चे वहां से निकलेंगे, वैन वगैरह होंगी। उस जगह से वैन का तस्वर नहीं है, वहाँ अपनी गाड़ियों में ही निकलेंगे, राइट। सही है। तो तो वहां से निकल के तो इट्स क्वाइट नियर। तो उनके लिए वो इतना नियर ही होगा, कराची से तो नियर ही पड़ेगा। तो वो जो है लिंक रोड पे आके पढ़ा करेंगे। अब यहाँ समझने वाली एक बात छोटी सी, बिजनेस एथिकली किया जा सकता है या नहीं, सवाल। किया जा सकता है, लेकिन लेकिन बहुत तकलीफ होगी। क्यों? प्रॉफिट कम हो जाएगा, क्योंकि आप ज्यादा कमा सकते थे, आप कम कमाओगे। आपको ख्याल आ जाएगा, आप रोड खराब भी करोगे, फिर रोड के ऊपर एक लेयर लगवाओगे भी, लगवाने में पैसा लगेगा, पैसा दिल पे आके लगेगा फिर आपके। ठीक है, इतनी बात। यहां तक तो मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग दे दी। पूरी दुनिया की थीम क्या है, बिजनेस का मतलब क्या होता है, बिजनेस। और बिजनेस क्यों एग्जिस्ट करता है, प्रॉफिट्स के लिए। नंबर टू, बिजनेस एथिक्स के ऊपर दुनिया में कोई एक बात है या दो बातें हैं, दो बातें हैं सर। कुछ लोग कहते हैं बिजनेस एथिकली हो ही नहीं सकता, और जंगी लोग होते हैं, वाइल्ड लोग होते हैं, बोलते हैं कमाओ, ये एथिक्स एथिक्स कुछ नहीं होता। दूसरी तरफ जो कैटेगरी है वो क्या कहती है दोस्तों, बोलो। वो ये कहते हैं बिजनेस एथिकली किया जा सकता है अगर तरीके से करें। यहां तक आपकी सिर्फ लर्निंग थी, इसका आपके पेपर से डायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं होगा। या आपकी अंडरस्टैंडिंग आगे फाइनल्स तक चलेगी, बस ये अंडरस्टैंडिंग थी। आए शुरू करते हैं। मॉडल का नाम है दोस्तों फाइव फोर्सेस मॉडल, बोलो मेरे साथ, फाइव फोर्सेस मॉडल। पांचों फोर्सेस के नाम लिखो, हर पेज पे अलग एक एक नाम लिखो, ताकि हर एक की एग्जाम्पल अलग अलग आएगी। पांच जी, एक पेज पे एक फोर्स का नाम लिखना। पहले पेज पे मेन हेडिंग डाल दो, मेन हेडिंग डाल के वो पेज भी छोड़ दो। अगर छोटे बड़े बड़े रजिस्टर्स हैं, मेरे ख्याल एग्जाम्पल्स बहुत हेल्पफुल होंगी, इसलिए गिव अ सिंगल पेज टू एवरी सिंगल हेडिंग। छह हेडिंग्स हैं, छह पेजेस, एक टॉपिक का नाम, बाकी पांच फोर्सेस हैं। करें बात दोस्तों आगे। पहला नाम क्या लिखा हुआ है दोस्तों, फाइव, नहीं 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 नहीं, बार्गेनिंग नहीं है, पहली हेडिंग है। पहली तो फाइव फोर्स की हेडिंग है, तो टॉपिक की पूरी अंडरस्टैंडिंग सबसे पहले आएगी।
सब साथ हैं? रेडी हो जाएं, चलें। अब स्क्रीन को देखिएगा प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट बातें आ रही हैं। मैं एक स्क्रीन पे बहुत ज्यादा नहीं लिखूंगा, लार्ज साइज में बहुत कम कम बात लिखूंगा एक ही स्क्रीन पे, ताकि आपको कॉपी करने में मुश्किल ना हो और कैरी करने में मुश्किल ना हो। स्टार्ट। नाम क्या है दोस्तों? थ्योरिस्ट का नाम क्या है? जिस पहले वाले थ्योरिस्ट का नाम क्या था? माइकल पोर्टर। सोच किसकी है ये? तो पहले वाली बातें आ जाएंगी कि सर ने बताया था, उस थ्योरिस्ट की सोच है, हम उससे फड्डा नहीं करेंगे। हम ये पढ़ रहे हैं कि वो उसने क्या बोला है, हम ये नहीं पढ़ रहे कि सही बोला है या गलत बोला है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट बात दोस्तों, ये इसमें से मैं ये कह सकता हूं 4 भी हो सकती थी और 6 भी हो सकती थी। पोर्टर ने क्या बोला? हम बोलेंगे अंकल आप सही कह रहे हैं, आपका मॉडल आपकी मर्जी। ठीक है, अगली बात, अब अंडरस्टैंड करो ये मॉडल दिया क्या। जवाब, इस मॉडल देने के पीछे रीजन ये था, किसी, अब जरा समझिएगा प्लीज, मैंने क्या वर्ड्स लिखे? इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस। जरा बिजनेसमैन बन के सोचना हमें। मैं आता हूं आपके पास दोस्त, फिर क्या काम करते हैं आप? कोई काम बता दो यार, जस्ट इमेजिनेशन, राइट? मोबाइल की दुकान है, सही है, और मोबाइल रिटेल करते हैं, ठीक है, अपनी दुकान है, मोबाइल मंगवाते हैं बाहर से और लोकल भी खरीदते हैं और बेचते हैं, और ये ओरिजिनल बेचते हैं और यूज नहीं बेचते, नया बेचते हैं, ठीक है। मैं आता हूँ, सलमान कैसे हैं? ठीक, अल्लाह का शुक्र सर। मैंने कहा सलमान एक अपॉर्चुनिटी है, अच्छे वाले ब्लूटूथ हैंड फ्रीज आए हैं। अच्छा सर? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा मार्केट में बिक जाएंगे यार, तकरीबन ये 1,500 का बिक जाएगा, इसकी बैटरी टाइमिंग 2 हफ्ते है। नहीं सर, ये तो मैं पहले ले लेता हूँ। नहीं बेटा, कस्टमर के लिए बोल रहा हूँ। हाँ हाँ सर, कितने पीस है? 1,500 का बिक जाएगा मार्केट में आराम से, 2 हफ्ते बैटरी टाइमिंग है सर, कितने का पड़ रहा है? मैंने कहा यार 300 का मुझे आ रहा है, 400 का तुम रख लो, बाकी तुम दुकान से बेचो। मैं तो पूरा कंटेनर मंगवा रहा हूँ, बाकी फिर मुझे मुख्तलिफ जगह बेचना है। प्रॉफिट्स है, इसको डीप प्रॉफिट्स कहेंगे, इसको आसान लफ्जों में कहेंगे अट्रैक्टिव प्रॉफिट्स। कितने का पड़ रहा है सलमान को ये पीस? 400। और इस 400 की पीस को कोई कॉस्ट टू सेल है ही नहीं खास, कॉस्ट टू सेल तो कोई एडिशनल आ ही नहीं रही है। दुकान में काउंटर वाउंटर पहले ही लगा हुआ है, एसी ठंडक कर रहा है, वहीं पे ये रख देगा, लोग आएंगे बेचना शुरू कर देगा, बस। कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं। तो 400 में, 400 की इसकी कॉस्ट है, और इजीली कितने का बेच देगा ये? 4,000 पहुंच गया, देख रहे हो तुम लोग कैसा आदमी है। तो 1,500 सही सेलेक्ट किया था ना देख के, तो 1,500, ठीक है। अब सुनो, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि अट्रैक्टिव प्रॉफिट्स। ये तो एक यूनिट की बात की ना, आपकी सोच से लेके चल रहा हूं। आते हैं बड़े इन्वेस्टर की बात करते हैं, ठीक है। बड़े इन्वेस्टर के पास मैं न्यूज लेके आता हूं कि भाई माल पोर्ट पर आने वाला है और एक ऑक्शन होगा। समझिएगा बातें, मैंने कहा था आपको अंडरस्टैंडिंग दूंगा डायरेक्ट। तो माल पोर्ट पर आएगा और माल होगा ऑक्शन। तो सर क्या ख्याल है, हम ऑक्शन में जाके बिड कर दें? आपने कहा सही है सर, चलते हैं, आप बताएं क्या न्यूज क्या है। मैंने कंटेनर की जितनी वैल्यू लगा रहे हैं ना सर, इसको 5 टाइम्स में तो मैं बेचूंगा डायरेक्ट, और आप अपनी शॉप्स के थ्रू बेचेंगे, ये मल्टीप्लाई बाय 10 टाइम्स जाएगा। कंटेनर बंद है, कंटेनर बंद है, लेकिन ये पता है ये आइटम्स है, ये आइटम्स है, ये आइटम्स है, ये आइटम्स। आप बोलेंगे सर जुआ हो रहा है, सही। मैंने कहा नहीं यार, देखो 10 टाइम्स तो पैसे आ जाएंगे, लेकिन ये डील सही नहीं है, छोड़ो इस डील को, देखे बगैर कैसे खरीद सकते हैं? गलत बात है।
अच्छा भाई, मैंने आपको दूसरा कंटेनर दिखाया। मैंने कहा यार इसमें यूज लैपटॉप्स आए हैं, भाई देख लो ये लैपटॉप्स हैं। और पहले ही एग्री हो गया कि जब हजारों लैपटॉप्स आएंगे बेटा, इज इट पॉसिबल आप हर एक का ASDFGH चेक करो? पॉसिबल ही नहीं है। देयर इज सम इनबिल्ट रिस्क। तो वो आपको देते भी फिर इसी हिसाब से, पीस 3000 का लगा दिया, पीस 6000 का लगा दिया, उस पीस गिनते जाओ मल्टीप्लाई बाय 6000। बल्कि आसान लफ्जों में ये कि एक लैपटॉप उठाओ, उसका वेट करो, टोटल केजी जितने डिवाइड कर दो सिंगल वेट से, पता जाएगा नंबर ऑफ यूनिट कंटेनर में कितने। सिंपल। आपने उठा लिया, अब उसमें बैटरीज भी हैं, किसी की बैटरी लॉन्ग है, किसी की शॉर्ट। जैसे ये बैटरी लगी हुई है ना दोस्तों, ये बैटरी, इसको हम एक्सटेंडेड बैटरी कहते हैं। सही है, देखो ये जो हिस्सा इसका बाहर आया हुआ है, ये एक्सटेंडेड बैटरी थोड़ा सा और एक्सटेंडेड टाइम दे देती है। और वो बैटरी जो बिल्कुल लैपटॉप के शेप के अंदर ही आगे रह जाती है, वो आमतौर से ऐसे यूज लैपटॉप की 1 घंटा पौना घंटा दे देती है, बस आधा घंटा दे देगी बस। अब मुझे खरीदारी करनी है, लेकिन मार्केट में रेट्स ये हैं कि जैसे मैं खरीद रहा हूँ वैसे और बहुत प्लेयर खरीद रहे हैं। और अब मार्केट में ये वाले लैपटॉप बहुत आ गए हैं जो हम खरीदने जा रहे हैं। प्रॉफिट कितना है सर? एक पीस पे कोई इतना बड़ा कंटेनर खरीद रहा हूँ, 55 लाख रुपए का कंटेनर खरीद रहा हूँ, और एक पीस का प्रॉफिट आप मुझसे पूछते हैं, मैं बोलता हूँ सर 500 हजार तो बच ही जाएंगे। अब आपके दिल में क्या आएगा, करना चाहिए या नहीं? 500 हजार पर यूनिट बचेंगे, तब भी नहीं, तब भी नहीं। सोच के बताओ, 500 हजार पर यूनिट बचेंगे, सोच के बताओ, बोलो कर लोगे? बेटा ये बिजनेस नहीं कर सकता। सोच ये है कि 500 हजार पर यूनिट बचेंगे, इसको बचत तो कहते हैं हमारी जबान में, आप स्टूडेंट्स की जबान में प्रॉफिट्स इसे कहते हैं कि जब आपके जो रेवेन्यू हो उसमें से जब क्या माइनस की जाए, कॉस्ट। तो ये चीज पॉजिटिव आ जाए, तो ये नंबर जब पॉजिटिव आएगा तो क्या होगी? ये तारीफ अब भूल जाओ। बिजनेसमैन बहुत सारे प्रॉफिट्स को प्रॉफिट्स कंसिडर ही नहीं करते। अकॉर्डिंग टू फाइव फोर्सेस कहता है बिजनेस इंडस्ट्री में प्रॉफिट है, इसका मतलब ऐसा प्रॉफिट है कि प्रॉफिट में कूद जाओ, डूब जाओ, ऐसा प्रॉफिट। और इसके लिए वो वर्ड यूज करते हैं, अट्रैक्टिवनेस ऑफ इंडस्ट्री। क्या वर्ड यूज होता है दोस्तों? तो इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस, इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी, इसको कहेंगे जब डीप प्रॉफिट्स, डीप 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 प्रॉफिट्स, मार्जिनल प्रॉफिट्स ना, बिकॉज मार्जिनल प्रॉफिट्स प्रॉफिट्स तो होते हैं, अट्रैक्टिव इनफ नहीं होते। आई रिपीट, मार्जिनल प्रॉफिट्स प्रॉफिट्स होते हैं, लेकिन नया बिजनेस वो काम कोई भी शुरू नहीं करता, बोलता है आज से बच ही नहीं रहा। एग्जिस्टिंग मैं काम कर रहा हूं, मेरी फील्ड के प्रॉफिट्स कम हो जाए, मैं कपड़े बेचता हूँ, स्कार्फ बेच रहा हूँ, बच्चों के कपड़े बेच रहा हूँ, कुछ ही बेच रहा हूँ, बैंड्स बेच रहा हूँ, हेयर बैंड बेच रहा हूँ, और उसके प्रॉफिट्स कम हो जाए, आई विल स्टिल सर्वाइव। क्यों? मैं ऑलरेडी उस बिजनेस में हूँ। ये वक्त आएगा और वक्त चला जाएगा, आप उस बिजनेस में एंटर नहीं होगे जब आप देखोगे कि चाइना से इंपोर्ट है, 50 रुपए की हेयर बैंड की 60 रुपए का मार्केट में बिकता है, तो 10 कोई इतना बड़ा मार्जिन नहीं है, आप नहीं खरीदोगे। आप उस बिजनेस में नहीं आओगे, जैसा बोल रहा हूँ वैसे ही करो। ये नहीं बोलो सर 10 बच रहे हैं, मैं 10 की जगह 10, अगर 10 हजार ले लूं, लाख रुपए बच जाएंगे, मैं अमीर आदमी हो जाऊंगा, नहीं, ये मत सोचना, ठीक है? ये मत सोचना, जैसे सोचवा रहा हूं वैसे सोचो। बिजनेस माइंडेड लोग बोलते हैं हमें पैसा बचे और सिग्निफिकेंटली बचे तो इतना कैपिटल हम लगाएंगे, क्योंकि हम सिर्फ ये कैपिटल थोड़ी लगा रहे हैं, हम ये कैपिटल जब एक बिजनेस में लगाते हैं कि हमें बच्चों के हेयर बैंड, छोटी बच्चों के हेयर बैंड इंपोर्ट करने हैं चाइना से, थोड़े चेंजेस करके कराची में बेचने हैं, तो उसको वो ये सोच रहे होते हैं मैं अपना 50 लाख रुपया यहाँ लगा रहा हूँ, तो ये 50 लाख कहीं और लगा लेता तो कितने आ जाते। तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को नहीं बोलते बिजनेस में, वो बोलते हैं हम ऐसे कैसे कबूल कर लें आपकी बात को, ऐसे कैसे मान लें कि आप 50 लाख की जगह बोलते हो 50 लगाओगे 60 आएगा, हम कह रहे हैं 50 लगा के 70 तो वहां पे आ रहे हैं। तो हम तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी देखेंगे, फिर हम रिटर्न का टाइम देखेंगे।
आप कह रहे हो सीजन चला गया, ईद पे बिकते हैं, बकरा ईद पे बिकते हैं और फला सीजन में बिकते हैं, शादियों के सीजन में बिकते हैं हेयरबैंड। अब तो वो वक्त चला गया। ये जो मैं 70 ला के दे रहा है, ये बिजनेस तो थ्रू आउट द ईयर चलेगा। तो बिजनेस माइंडेड कमर्शियल सोच ये होती है कि बिजनेस के प्रॉफिट्स डीप हो। अब ये सोच सारी किसकी है? अगर इस सोच पे चलोगे तो पाकिस्तान का नहीं, सिर्फ कराची का होल सेलर सिस्टम आपको समझ में ही नहीं आएगा। लेकिन इस वक्त हम कराची को नहीं डिस्कस कर रहे। कराची आपको पढ़ाऊंगा इसलिए कि अगर आपको ऑपरेट कराची में ही करना है, मेजोरिटी नहीं। आपने यहीं की मार्केट देखनी है। हो सकता है किसी के कैश में इतनी जरूरत पड़े, मिसाल दे रहा हूँ यार, किसी के हालात ऐसे ना हो, कोई ट्रेडिंग कर रहा हो, किसी के भाई बहन ट्रेडिंग कर रहे हो, तो उनको सच तो पता हो कि मार्केट क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हैं, तो ये पता होना चाहिए। लेकिन माइकल पोर्टर ये कहता है कि आप इतने प्रॉफिट्स को अट्रैक्टिव नहीं बोलोगे। मैं बताता हूँ, बहुत सारे लोग आजकल ऐसे भी हैं, छोटे मार्जिन पे काम कर रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं अल्लाह का शुक्र है वॉल्यूम पे कमा लेते हैं, कमा लेते हैं वॉल्यूम पे। आप उनसे लड़ नहीं सकते। वो बोलते हैं अल्लाह का शुक्र है चला रहे हैं। होलसेलर बैठे हुए, जूड़ियां बता रहे बैठे हैं। आप बोलोगे ई बिजनेस पे आ जाओ, बोलना है सही है, वो खुश है। अब उनको जाके कोई दर्द दो पोर्टर का, वो पोर्टर के वालिद साहब है, वो नहीं समझेंगे। वो बोलेंगे भाई हम बिजनेस कर रहे हैं, हमें नहीं सिखाओ, किताबों से तुम करो, हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं। इतनी बात खत्म होने के बाद अब मॉडल आपको समझ में आएगा दोस्तों। अट्रैक्टिवनेस ऑफ द इंडस्ट्री का मतलब अपने लफ्जों में बताएं। डीप प्रॉफिट्स, वाह, बोला ना, आपने खुद बोला डीप प्रॉफिट्स। एक दूसरी बात दोस्तों, गौर से देखो, मैं आप सवाल करता हूँ, अट्रैक्टिवनेस ऑफ इंडस्ट्री का मतलब बताओ भाई, जल्दी बताओ। लॉन्ग टर्म प्रॉफिट और बहुत ज्यादा, हम यूं कह सकते हैं अबव एवरेज प्रॉफिट्स। यस, अनसैचुरेटेड मार्केट हो, अट्रैक्टिवनेस का मतलब प्रॉफिट्स है। मार्केट अनसैचुरेटेड हो, अब अनसैचुरेटेड समझाने में भी आपको भी 5 मिनट लगेंगे। आप में से कितने लोगों ने बादराबाद और शरफाबाद का एरिया देखा है? सब नहीं देखा है भाई, नहीं देखा, अज्यूम कर लो। मैं एक एग्जाम्पल दूंगा बेटा, अगर कहीं बीच में निकल गए तो ये एग्जाम्पल फिर नहीं मिलेगी वापस। रिपीट, बादराबाद शरफाबाद के एरिया का मैं नाम दिल चाहता है चेंज कर दूं, बताऊंगा अभी क्या नाम है। बादराबाद पे आप एंटर होते हैं, आप यूनिवर्सिटी रोड से आ रहे हैं, आप लेफ्ट मुड़ते हैं आलमगीर रोड पे, नेशनल कॉलेज की चौरंगी आती है, सही है? आप उससे जाते हैं, सीधे हाथ पे स्पार है, यूनाइटेड किंग से पहले। स्पार के अंदर एक बेकरी है, बेकरी नंबर 1। थोड़ा आगे जाएंगे यूनाइटेड, बेकरी नंबर 2। थोड़ा सा आगे जाएंगे चौरंगी पे फरीद बेकर्स है, 3। उसके बिल्कुल डायगनली हॉबनॉब, 4। उसके 2-4 दुकान छोड़ के, एक बैंक छोड़ के लाफरीन, 5। उसी दरमियान में एक बेकरी जो दुकान छुड़वाई है, वो हैदराबाद के नाम से या वो किसी और नाम से है ये, अभी सॉरी कितनी हो गई, 6। अच्छा, अब इस तरफ चलते हैं चार मीनार की तरफ, फाइंड द स्काई खालिद स्वीट्स, खालिद खालिद बेकर्स जी, 8 हो गई। थोड़ा आगे चले जाए, मदीना बेकर्स, ढाका स्वीट्स, ढाका स्वीट बेकर्स भी है जी। वो चौरंगी पे शीरी भी है वहीं पे। अब और नाम सुनते हैं, डिलीजिया भी है उसी तरफ। फिर थोड़ा इस तरफ है और बेकर्स हैं, आगे चले जाए सियालकोट बेकर्स आ जाता है। इसका नाम बेकरी आबाद कर दे। एक सवाल, अब ये वो चीजें जो मार्केट की आपको नॉलेज दे रहा हूँ इनसाइट, क्योंकि हम काम करते हैं ना, तो हम इसलिए बता रहे हैं आपको। बता ही रहा हूँ दोस्तों, अब मैं एक मार्केट एनालिसिस कर रहा हूँ, वाकई क्लाइंट आया हुआ है, अब मुझे उसको बताना है भाई यहाँ की इन्वेस्टमेंट, इधर की इन्वेस्टमेंट। 13 बड़ी 14 बड़ी बेकरियां चलती हुई, उन बेकरियों में जाके 15वीं बेकरी खोलना कौन सी अकलमंदी है? नहीं दोस्त, सैचुरेशन का ताल्लुक नंबर से नहीं है। सैचुरेशन का ताल्लुक इस बात से है कि मार्केट में अगर मैं एक और दुकान खोलूंगा तो रश बढ़ेगा। आ जाओ, तो वहां पे अभी भी दुकानें खुली रही हैं,
फिर कुछ दिन बाद एक बेकरी खुल जाती है। अब आपको समझ में नहीं आएगा सर, आप एक बात बताएं, पाकिस्तान में टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क जो सेलफोन का नेटवर्क प्रोवाइड कर रहे हैं वो कितने हैं? 5 थे, 4 रह गए। 5 थे, 4 रह गए। ये पड़ोस में बैठा हुआ है एयरटेल, चलो इनसे तो हम कटनी है, लेकिन थोड़ा दूर चलते हैं, मोबीजेन भी है, जेन जेन वाले भी हैं, वोडाफोन वाले भी हैं, लोग जो वेरीजोन करते हैं, वेराइजन वाले भी बैठे हुए हैं। वो नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे? सिर्फ 4-5 ही तो हैं, 10-12 होते तो कोई आता नहीं। भाई इंडस्ट्री सैचुरेट हो गई है। एक वक्त था 2007, 2008, 2009, 2010 भी चले कह लें, मल्टीपल सिम लोगों ने खरीद के रख ली है। अब वो सिम चेंज करने को इतनी आसानी तैयार, तो आपने नेटवर्क लिया होगा ना, तो लोग क्या दे दोगे उन्हें? अगर आज से कुछ साल पहले जाओ तो मीडिया पे इनकी एडवर्टाइजमेंट में जंग थी, किनकी? जोंग की, मोबलिंग की, वारिद की, मोबलिंग की, टेलनॉर की, ओपन की। अब वो जंग नहीं है, वो जंग नहीं है कि लड़ रहे हो मर रहे हो, प्लेइंग सेफ टुगेदर, सुकून से कमा रहे। इंडस्ट्री सैचुरेट हो चुकी, नए आने वाले के लिए। ये जिस रोड से अभी आप आए हैं शराब रसन, यहीं पे मोबलिंग एक बड़ा सेंटर था, कर दिया ना बंद। कुछ वक्त पहले यहाँ पे कितना बड़ा सेंटर था, कितनी जगह इन्होंने अपने फ्रेंचाइजेस जो कस्टमर केयर की थी, टेलीनॉर ने ही बंद कर दी, मोबलिंग ने ही बंद कर दी, गिनी चुनी रह गई है। ऐसा ही है, इन्होंने अपनी कॉस्ट को डाउन किया, बोले यार इतने लड़ने का फायदा नहीं है, लड़ाई लड़ाई, और सुकून से प्रॉफिट कमाओ। दुकान वाले बैठे हुए, इनको इजी लॉट का भी शौक है, इन्हीं को डिवाइस दे दो, यही सिम निकाल के दे देंगे, जाओ बेटा खुश रहो। इंडस्ट्री में नए आने वाले के लिए प्रॉफिट है। जो एग्जिस्टिंग अच्छे लेवल में मोबलिंग में बैठा हुआ है, जो अच्छे लेवल पे यूफो में बैठा हुआ है, वो खुश है। अकॉर्डिंग टू फाइव फोर्सेस, अकॉर्डिंग टू फाइव फोर्सेस, दोस्तों मुझे ये बताओ, ये इंडस्ट्री अट्रैक्टिव रही या नहीं रही मेरे लिए कि मैं जाऊं उसमें? नहीं रही। आप प्रैक्टिकली भी सोचें, आपको नई सिम ऑफर होगी, आप क्यों चेंज करोगे? और कितनी प्राइस कम हो जाएगी? आप बोलेंगे सर कोई आके ये बोलते फ्री कॉलिंग, फ्री एसएमएस फॉर 5 ईयर्स, सिम ले लो। ऐसा करने नहीं देंगे। पीटीए बैठा हुआ है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज बैठी हुई है, आते ही इतना बड़ा लाइसेंस देना है, तो मुंह खोलेंगे लाइसेंस का, चार्जेस का, और बोलेंगे आप अपनी प्राइसिंग हमसे पूछे बगैर नहीं कर सकते। जब सर झुका के जाना है तो फिर आप पहले ही देख लो कि वहां पे इतनी कंडीशन है, कोई आएगा ही नहीं। हाँ, कोई ऐसा हो जो चैलेंज के लिए आए, अरबों रुपए उसके पास रखे हो, बस वो पाकिस्तान में कह रहा है फोन में सिम तो हमारी चलेगी, आगे बोल दिए सब कुछ फ्री है, नंबर भी मिल जाएगा, जाओ बस फ्री सिम, जाओ यूज करो, 10 साल यूज करो। ऐसा कोई बिजनेस ही नहीं कर सकता। तो बिजनेस नहीं बोल सकते, पागलपन कह सकते हैं, पता नहीं क्या बोल सकते हैं, लेकिन बिजनेस नहीं हो सकता। आइए प्लीज गौर कीजिए, क्या लिखा हुआ? नॉट अट्रैक्टिव, सैचुरेटेड, कंपेटिटिव। जो मैं वर्ड यूज करता हूँ गौर कीजिएगा, अकॉर्डिंग टू फाइव फोर्सेस। दोस्तों सुनिएगा, ये 5 फोर्सेस मिलकर ये बताती हैं, अब स्क्रीन पे आपने गौर करना है, इसकी पिक्चर लेना चाहो पिक्चर लेना, लेकिन पहले सुनो। 5 फोर्सेस के नाम आपके सामने आ गए, फोर्सेस नहीं पढ़ी, लेकिन पूरी थीम समझ में आ रही है। ये 5 मिलके बताएंगी कि इंडस्ट्री यस या नो, अट्रैक्टिव है या नहीं है, सैचुरेटेड है, कंपेरेटिव है या नहीं है। 3 वर्ड्स बोलो, सैचुरेशन, अट्रैक्टिवनेस, कंपेरेटिवनेस। अब मैं आपसे बोलता हूं नॉट अट्रैक्टिव, इसका मतलब नॉट मच प्रॉफिट्स। जब मैं बोलूंगा नॉट अट्रैक्टिव तो मतलब क्या बनेगा दोस्तों? नॉट मच प्रॉफिट्स। इसका मतलब सैचुरेटेड ही बनेगा। सैचुरेटेड होगा तो नॉट प्रॉफिट्स होगा ना यार। जब इंडस्ट्री सैचुरेट हो गई, अब इंडस्ट्री से हमें कुछ नहीं मिल रहा ना, इंडस्ट्री इतनी सैचुरेट हो गई है कि डीप प्रॉफिट्स खत्म हो गए। और कंपेरेटिव का मतलब है इतना रश बढ़ गया है कि प्रॉफिट्स खत्म हो गए। और जब बिजनेसमैन कहते हैं ना प्रॉफिट खत्म हो गए यार, इसका मतलब है पहले वाले प्रॉफिट नहीं रहे हैं, लेकिन वो नहीं है, वो जो चांदनी होती थी वो नहीं। अब गौर करें, अट्रैक्टिव है, प्रॉफिटेबल है, या नॉट अट्रैक्टिव, सैचुरेटेड, कंपेरेटिव है, ये किससे पता चलेगा? 5 फोर्सेस से। तो
कंपेटिटिव का मतलब मैंने बताया फीलिंग ऑफ इंटेंस वॉर, इतना कंपेटिटिव हो जाए कि इंटेंस वॉर चल रही हो। इस वॉर को बोलते हैं दोस्तों कट थ्रॉट कंपटीशन। इसके लिए एक और वर्ड भी यूज होता है, बताता हूँ आपको मैं, डॉग ईट डॉग कंपटीशन। ये लिखने की जरूरत नहीं है, बता रहा हूँ। यस, बुक्स में आर्टिकल्स में कहीं आपको, हमारी बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन वैसे बता रहा हूँ, किसी दुनिया में आपने कोई पढ़ी लिखी किताब पढ़ ली अच्छी, तो वहां मिल जाएगा कट थ्रॉट कंपटीशन, डॉग ईट डॉग कंपटीशन। कुछ वर्ड्स हमारे पास भी यूज हुए हैं, लेकिन ये मुनासिब है। इतना क्लियर हो गया दोस्तों? अब स्टोरी शुरू हो रही है 5 फोर्सेस की। दोस्तों फोर्सेस के नाम आपके सामने आ गए। ये 5 फोर्सेस हैं, नाम पढ़ो मेरे साथ। बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, आगे और जबरदस्त। वैसे दोस्तों ऐसा लग रहा है कि कोयटा से सर्दी आना शुरू हो गई है। खुशकी खुशकी आ गई, सर्दी नहीं आई। अच्छा, लेकिन वो सर्दी की जो एक खुशबू होती है ना, वो आना शुरू हो गई है। Anyway, रास्ते में ना, हाँ बस वो अभी क्रॉस करेगा, थोड़ा हब चौकी के पास होगी। चलो आओ दोस्तों, रेडी हो जाए प्लीज। एक घर पसंद कर रहा हूं मैं, और आप इमेजिन करें अपने आप को सिचुएशन में डालें कि घर, आपके वालिदैन आपको कहते हैं भाई बेटा बड़े हो गए हो, हम घर अब शिफ्ट कर रहे हैं, तुमसे भी कहते हैं बताओ बेटा कौन सी जगह घर लेना चाहिए, हमारी ये रेंज है, मशवरा हो रहा है घर में। आपने 5 चीजें कंसिडर की। आपने कहा पानी आना चाहिए, ये मैं डेली बाल्टियां नहीं भरूंगा, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, हाँ वेरी गुड, आर्किटेक्चर सेटअप। नंबर 3, पड़ोसी अच्छे होने चाहिए, इंसान के बच्चे होने चाहिए। छोटे बच्चे होते हैं ना, तो अब तो बच्चे मोबाइल पे गेम्स खेलते हैं, पहले वक्तों में होता था बच्चों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता था, ये वाले अंकल अच्छे हैं, ये क्रिकेट खेलने से मना नहीं करते, ये है ना अंकल इतनी गाड़ी आई है, बच्चे भाग गए, अंकल पार्क करके चले गए, फिर आ गए बच्चे। तो नेबर इतनी बड़ी ब्लेसिंग है दोस्तों, कि सच बात बताऊं तो घर की वैल्यू नेबर से होती है। जिनको नेबर्स अच्छे मिले ना, उनको अच्छी तरह पता होगा नेबर्स क्या वैल्यू एडिशन रखते हैं। आपके रिश्तेदार बहुत देर में पहुंचते हैं किसी वक्त पे, आपका पड़ोस आपके साथ होता है। चौथी बात क्या है दोस्तों? सिक्योरिटी। और 5वीं बात क्या है दोस्तों? इतने अमीर आदमी उन्होंने पैसे सबसे आखिरी में देखा, ठीक है। अब सुनो, 5 चीजें हैं, सॉरी लाइट भी रख लूंगा, ठीक है, ठीक है भाई, लाइट जाती ही नहीं जाती, ठीक है, ओके भाई। अब हमने कुछ पैरामीटर सोच लिए घर खरीदते हुए। 5 फोर्सेस मॉडल चल रहा है, लेकिन स्टोरी टेलिंग में सिखाते हैं। आपने कहा यार इस जगह गए यार, यहाँ पे लोग तो अच्छे लग रहे थे, लेकिन यार पानी का कहते हैं सुबह 1 घंटा आता है, रात में 1 घंटा आता है, टंकी भरनी होती है। हम सोते रह गए, तो बस हम इंतजार ही करेंगे, पानी आया था हमने। डिफेंस में पानी का जो मामला है वो भी आप लोग जानते हैं। ओवरऑल ज्यादा एरिया में इतना चेंज नहीं होता, लेकिन ओवरऑल फेजेस में यही है। नंबर 2, आपने नेबर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, नेबर की बात की, फिर आपने इन द एंड बोला सर, सर 2 चीजें मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। बोलो क्या? वाटर और सिक्योरिटी। बाकी सर इंफ्रास्ट्रक्चर है, सर वो हम लोग दीवार के ऊपर ना अच्छा वॉल पेंट करवा लेंगे, वॉल आर्ट लगा लेंगे। नेबर, सर बात ही नहीं करनी सर, छोड़े सर। कॉस्ट, वो तो आप लोग अमीर लोग थे, कभी फर्क ही नहीं पड़ा था। तो लाइट की भी टेंशन हमने नहीं ली ना, क्योंकि अमीर लोग थे, बोला यार कोई मसला नहीं, अपन जनरेटर लगाए, जनरेटर हमारा अपना होगा, अपनी बिजली होगी। अब आओ दोस्तों, मुझे बताओ, ये 5 चीजें मिल जाएं ये इतना आसान है? तो हम ये कहते हैं सेम गोज फॉर एन इंडस्ट्री। 5 फोर्सेस हैं, लेकिन सारी फोर्सेस आपके हक में हो जाएं ये जरूरी, और ये इम्पॉसिबल बात है। कोई खास बात कर रहे हैं तो
नहीं बता दें आज नहीं। 5 बेसिस पे हम लोग चेक करेंगे इंडस्ट्री अट्रैक्टिव है या नहीं। मैं रिपीट कर रहा हूं, लेकिन पांचों बेसिस ना पॉजिटिव आएंगी ना पांचों कुछ पॉजिटिव हम देखेंगे। ठीक है, इस चीज को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, इसको कॉम्प्रोमाइज। दोस्तों इंडस्ट्री में भी ऐसे ही होगा, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर होगी नहीं, कस्टमर हमारा आगे जो आएगा, सप्लायर भी आगे जो आएगा, लेकिन थ्रेड ऑफ न्यू एंट्रेंट बहुत होगा, थ्रेड ऑफ सब्स्टिट्यूट बहुत होगा, कंपटीशन चल रहा होगा, फैसला करना पड़ेगा। तो हम कहते हैं इंडस्ट्री हो या जिंदगी, हम ये कहते हैं दोस्तों कि ये देखो आपके सामने आ गई है। बोलो क्या। हाँ सही है। तो ये बहुत मुश्किल है कि पांचों फोर्सेस आपकी, बोलो भाई, ऐसा नहीं होता। तो ये याद रख लेना, तुम लोग बोलते हो ना भाई हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती, ऐसे ही है। और ये अच्छा, ये इसको जरा बहुत ज्यादा वो सोचिए नहीं। हाँ सुनिएगा, आईना क्यों न दूं कि तमाशा कहें जिसे, ऐसी कहां से इंडस्ट्री लाऊं कि प्रॉफिटेबल कहें जिसे। तो इंडस्ट्री के अंदर हर फोर्स फेमिलियर हो जाए ये बहुत मुश्किल है। तो अब आओ एक एक फोर्स आपको पढ़ाते हैं, एक एक फोर्स करके। 5 फोर्सेस हैं, वो भागने को तैयार हैं, लड़के छोटे छोटे बच्चे। ठीक है, ये देखा, एक नजर देख ले, ये बड़े होकर भी आ जाएंगे आपके सामने। सही, सही है। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, पोटेंशियल एंट्रेंट्स, बायर्स और ओके। पहली बात सप्लायर्स। अब एक चीज मैंने ऑलरेडी स्क्रीन पे लिखी है, यू आर, मैंने लिखा है यू आर बिजनेस। आपको अपने आप को बिजनेस कंसिडर करना है। लोग ये लिखें, पहली हेडिंग कौन सी, कौन से पेज पे आ जाओगे, आ जाओ भाई। अब राइटिंग शुरू करो, गेम शुरू हो गई। हमें कोई जल्दी नहीं है कि 1 बजे तक कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए। भाई जितना इंस्टॉल हुआ अच्छी बात, तरीके से पढ़ेंगे, सुकून से पढ़ेंगे, वक्त से पहले कोर्स कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। चलो अब सुनते जाओ। भाई पीछे वाली आवाम साथ हो ना। भाई जो लोग आज बिल्कुल 0 मीटर आए थे उन्हें भी समझ में आ रहे हैं ना यार। हाँ ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मैं बिजनेस हूँ और आप लोग मेरे सप्लायर्स हैं। आप लोग सिर्फ कस्टमर्स हैं, आप आराम करें, आपका नंबर आएगा। ये साइड कस्टमर्स, ये मेरे सप्लायर। सर आप बिजनेस है, आपका नाम क्या है, नाम बता रहा हूँ, नोट करें, नोट करें, नोट करें ना। एग्जाम्पल समझना है आपने, ये जहन में रखें कि जब आप 5 फोर्सेस करते हैं, यू नीड टू कंसिडर योर सेल्फ एज अ बिजनेस। खुद सप्लायर नहीं बन जाना, आंसर पूरा गलत हो जाएगा। ये बता रहा हूँ, इसीलिए अलग से बता रहा हूँ। करते हैं बच्चे ब्लेंडर, यहाँ पे नहीं MSc 2 की बात कर रहा हूँ, उधर भी आओ। सप्लायर्स कितनी हमें आंखें दिखा सकते हैं, इससे भी कंपटीशन का ताल्लुक है। सप्लायर्स अगर हमारे आगे झुक के चलेंगे, जी सर क्या माल चाहिए इतने रेट पे, जी सर, तो बताओ आगे हमारी बातचीत चलेगी। तुमसे मैंने सस्ता माल खरीदा, अपनी टर्म्स पे खरीदा, 6 महीने के क्रेडिट पे खरीदा, उसको मैंने बोला इतने का दूंगा और कैश पे दूंगा, अभी दो पैसे। तो तुम्हें जो पैसे देने हैं वो कितने महीने मेरे पास रहे, तो 6 महीने मैं उनको अपने पास घर में चूल्हे में थोड़ी रखूंगा, क्या करूंगा, इन्वेस्ट करूंगा। तो 6 टाइम रिटर्न कमाऊंगा तुम्हारे एक दफा के पैसे पे। आया दिमाग चला। तो ये पता चल रहा है यार, वाकई अगर सप्लायर की बार्गेनिंग पावर कम हो जाए, अभी शुरू कर रहा हूं, कंप्लीट नहीं हो रहा, ये शुरू हो रहा है। सप्लायर की अगर बार्गेनिंग पावर ना हो, इन अदर वर्ड्स बिजनेस की बार्गेनिंग पावर ज्यादा, समझिएगा। सप्लायर की बार्गेनिंग पावर कम होगी तो मैं एज अ बिजनेस, मेरी पावर क्या होगी, ज्यादा होगी, तभी सीखा। और अगर सप्लायर बोल रहा है यार ये चीज तो कहीं नहीं मिलेगी, आपको खरीदनी खरीदो वरना जाओ, हमारे पास बहुत है। अच्छा सॉरी भाई, नाराज क्यों हो गए, मैं कह रहा था आपको आज रेट डिस्कस कर लेते हैं, वैसी बात नहीं है। तो सॉरी करना पड़ता है, इसका मतलब किसकी पावर ज्यादा है, सप्लायर की पावर ज्यादा है। सप्लायर कहेगा अच्छा पैसे कैश पे लूंगा, एडवांस लूंगा, कहेंगे अच्छा
अब क्या है ना, फंसा ना, अब मुझे वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा, फंस गया मैं। तो स्टोरी सुनो, मैं हूँ जिनसॉय। जिनसॉय नाम सुना है? ये जैसे बिरयानी होती है ना, एक सालन वाले और चावल होते हैं, चाइनीज। लिखो जिनसॉय, चलो। हाँ वो चावल बताओ, सब बताता हूँ। ये एक चाइनीज रेस्टोरेंट है, सही है, और मैं जिनसॉय पे आता हूँ, ठीक है। और आप जो है ना, आप बन जाए राइस के सप्लायर, आप लोग। और आप ना बेटा, आप भी कुछ सप्लायर बनोगे, बताता हूँ ये क्या बेचता है अभी, सब्र कीजिएगा, ठीक है, अभी देखिएगा। तो अच्छा, अब सुने, कुछ वक्त हो गया, जिनसॉय चल गया। मेरे कुछ दोस्त है, जैसे आप लोग, क्या नाम है दोस्त आपका? हाँ, अजहर। अजहर आके कहता है, यार सर किससे राइस लेते हैं? मैंने कहा यार ये मून राइस मिल वाले। कौन सी? मून राइस मिल। अच्छा सर, इससे ले रहे हैं, कितने की दे रहा है सर ये आपको? मैंने कहा यार ये रेट दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको मैं। मैंने कहा ये सुपर वाला चावल दे रहा है मुझे 120 पर केजी, सही है, और यार बहुत अच्छी कटिंग है सर, चावल तो दिखाए। मैंने कहा आओ ना मेरे वेयर हाउस। मैं इसको अपने जिनसर के वेयर हाउस ले गया, चावल उठा के दिखाया। मैंने कहा देखो पुराना चावल, एकदम बड़ा चावल, तगड़ा चावल। मैंने कहा यार सर, अच्छा सर। फिर खाने बैठा मेरे साथ। अब ये मेरा जहन बना रहा है, सर एक बात बताऊं? नहीं नहीं सर, सर छोड़े, नहीं सर बताओ। नहीं आप बोलो बोलो। क्या है सर, ये मेरे तो अपने बहनोई का ये काम है सर। ओए अच्छा। सर मैं तो नाना करते ही ये काम थे, दादा ने भी यही काम किया, हमारे परदादे ने भी यही काम किया सर, हम तो चावलों, सुबह शाम चावल ही देखते हैं हम। तो देखो यार अजहर, तुम कहाँ थे? सर ये मून राइस मिल वाले सर, ये बच्चे हैं सर, ये हमारे अब्बा के हाथ में ही बड़ा किया है, सर बता रहे हैं। लेकिन सर आप अपनी डील रखें, तो कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन नहीं, अगर अजहर कोई अच्छी डील है कंपेटिटिव, सर असल में ना आपकी डील खराब हो जाएगी इससे। सर ये 120 का चावल ही नहीं है। मैंने कहा तो, मैंने कहा नहीं यार मेरी उससे डीलिंग है, मुझे बिल्कुल सच बोलता है। साथ में ये चावल तो मार्केट में आपको ऐसा मिलेगा ही नहीं। अरे यार, सर बताऊं, 80 से ऊपर का चावल नहीं है। मैंने कहा यार 40 रुपए, 33% मेरी कॉस्ट चावल की कम हो रही है। चाइनीज का सबसे मेन कंपोनेंट क्या है? शुगर की नूडल्स नहीं बोला, वो एक डिश है, वो एक डिश में होता है, मेजरली तो चावल होता है। तो मैंने कहा यार नहीं यार, फिर भी तुम बताओ ना। इसने मुझे इतना कर दिया कि मैंने, इसने बोला नहीं सर आप इससे डील ना खराब करें, बस इसको बोलते हैं आपको 80 पे दे दे। क्या करिए, चला गया। अब मैंने इसको फोन किया मून राइस मिल्स वाले को। अब पहले तो मेरे से बात कर, कैसे हो, ठीक हो भाई, कब आ रहा है माल? अब मैंने बोला हाँ यार कहाँ हो? यार तुमसे बात करनी है यार, चावल के रेट ठीक करो। ये नॉर्मल है, इसको क्या पता मैं अब नॉर्मल हो चुका हूँ। मैं तो टेढ़ी टेढ़ी बातें कर रहा हूँ यार। यार तुम बहुत महंगा चावल दे रहे हो। क्या बात कर रहे हैं सर, आप तो जानते हैं सर, आपके सामने है। और सर आपको जो रेट देते हैं वो रेट तो मार्केट में किसी को नहीं देते। मैंने कहा यार तुम मुझे बनाओ मत, मुझे सब पता चल गया। अब इसने थोड़ी देर मुझे मनाया, फिर इसने बोला नहीं यार, लेट लेट देम गो, कोई मसला नहीं है, मार्केट में देख ले, चीज हमारी बिल्कुल ठीक है। मैंने इसको फोन किया, मैंने कहा अजहर, यार वो लोग लोग बड़े बेवफा होते हैं यार, नहीं समझते। अजहर ले आओ, चावल सप्लाई कर दो। अब इसके जो बचा हुआ माल था ये खत्म, अजहर का माल मेरे पास आके लोड हो गया। अब मैं खुश हूँ 80 रुपए के साथ। अजहर ने बोला सर पैसे बाद में, टेंशन मत, बस आप चलाएं सर, आप दुआएं देंगे। अब पहली मील बन के सर्व हुई चाइनीज की, और कस्टमर्स ने भी चेक इन डाला एट जिनसोए। और उसके थोड़ी देर बाद उन्होंने बोला कि जिनसोए इज नो मोर सेम। हम अपना फेसबुक पेज देख रहे थे, हमने कहा ये किसने चेक इन डाला है, जिनसोए इज नो मोर सेम, चावल तो देखो इनके। मैंने कहा यार, मैं गया कस्टमर के टेबल पे, सर सलाम वालेकुम, सर क्या, सर क्या मसला हुआ? सर आप तो रेगुलर आते हैं। सर वो आपके चावलों में बात ही नहीं, ये चावल है खिचड़ी है। मैंने कहा यार लग गए होंगे। दूसरी टेबल पे गुजरा, वो लोग भी कंप्लेन कर रहे हैं। मुझे याद आई किसी की, इसकी, हाँ भाई, मून राइस मिल्स की। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम यार, कैसे हो यार, तुम चावल ही नहीं पहुंचा रहे हो? सर बहुत बिजी हूँ, ऑर्डर लगे हुए हैं। यार थोड़े से भिजवा दो यार, कुछ तो भिजवाओ, बिल्कुल भी नहीं है। सर वो रेट बढ़ गए 140 के। मैंने कहा जल्दी से ले लो, कैश ले लो आके। अब एक मिनट,
अब ये अपनी टर्म्स बनवा सकता है, क्योंकि चावल हमारी प्रोडक्ट का कोर कंपोनेंट है। और मैंने एक दफा रिस्क लेके देख लिया, किसकी देखा देखी में सलमान शुरू हो गया। सलमान हमें चमचे और प्लेटें सप्लाई करता था। अब समझे, सलमान ने बोला सर इस प्लेट में जब पहले चावल सर्व होते थे तो वो 120 के आते थे, अब जो चावल आ रहे हैं ये 140 के आ रहे हैं, सर मेरी प्लेटों के रेट भी इंक्रीज करें, आपको नया माल सप्लाई करूंगा महंगा। मैंने कहा भाई लोग जिनसॉय में चावल खाने आते हैं इसलिए नहीं आते कि ये जो चम्मच है ना यार जिनसॉय का, इस चम्मच से खाने में मजा आता है। मैंने कहा कोई इतना नफसियाती भी नहीं हुआ कि इस प्लेट में खाने जा रहे हैं, वो प्लेट अलग होती है। इस सप्लायर की नहीं चलेगी, इस सप्लायर की चलेगी। तो दो तकसीम हो गई सप्लायर की, दो टाइप्स हो गई। वो सप्लायर जो हमें कोई ऐसी चीज सप्लाई कर रहा है जिसपे हमारा बिजनेस चलता है, उसकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा होनी चाहिए आमतौर से, यूजुअली। लेकिन वो सप्लायर कि जो बोले मैं प्लेट नहीं दे रहा आपको, वहां से उठा लो यार, यार लड़के जाना जरा उधर, उठा के लेकर आओ बुलेटिन से प्लेटें। तो अब पॉइंट से कि जब चीज कोर इंपॉर्टेंस की नहीं है तो बार्गेनिंग पावर, और चीज कोर इंपॉर्टेंस की तो बार्गेनिंग पावर। ये कुछ बेसिक बात थी। अब आपके जहन में इसकी पूरी थीम बैठ गई है, मैं इसे कंप्लीट करता हूँ। ये कल आएगा, ये अभी नहीं। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, वेट, ये जिन सॉय की एग्जांपल है चाइनीज फूड, राइस के सप्लायर की पावर ज्यादा होंगी कम होंगी? ज्यादा होंगी। डन हो गई बात। स्पून प्लेट वाले की, सबवे का नाम सुने? सबवे का नाम सुने? अब सबवे के अंदर थाउजेंड आइलैंड सॉस है ना, चटनी है, चटनी सही। सबवे वाले बन कबाब बनाते हैं ना, सही है। उसके अंदर चटनी डालते हैं बेटा, वो उस उन चटनियों में से बेटा एक है थाउजेंड आइलैंड। अच्छा, अब सबवे के चलने के पीछे इस सॉस की बहुत वैल्यू है। मतलब मैं आपको बताता हूँ कुछ बात, मैं नंबर्स बिजनेस की वजह से, सीक्रेसी की वजह से इतने कोट नहीं कर सकता, लेकिन कुछ वक्त पहले भी और आई थिंक अभी भी कुछ रिसेंटली भी ये हुआ था कि इनकी थाउजेंड आइलैंड जो है ना सॉस शॉर्ट हो गई, माल फंस गया था, कुछ हुआ था, बोलते यही थे। तो अब क्या हुआ, जैसे कोई जाए तो दे वर सपोज टू टेल देम एट द वेरी फर्स्ट टाइम, सर आपका सब हम बना देंगे सर, थाउजेंड आइलैंड सर अभी नहीं। अच्छा, चलें फिर, जब वो आएगी तो हम भी आएंगे। क्यों? सॉस ऐसी है कि इसी सॉस लोगों को पसंद ऐसी है कि लोग इस सॉस के लिए थाउजेंड आइलैंड के सब बनवाते हैं। ठीक है, एक, आप टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बता रहा हूँ जो लोग वो खाते हैं उनका टेस्ट बता रहा हूँ, आप वही अपने रायते चटनी पे रहें, कोई टेंशन नहीं है। अगली बात, दूसरा नाम मैं ले रहा हूँ डीडी, डंकिन डोनट्स। डंकिन डोनट्स के अंदर वही मलाई वाला बन नहीं होता, जो मलाई वाला सर्व करता है इसके अंदर, तो बीच में तो बॉस्टन क्रीम जो इनका जो बहुत रनिंग आइटम है, जैसे आप यहाँ से जाते हैं टीपू सुल्तान पे कॉर्नर पे जो ये है, आप देखेंगे सारी शेल्फ में डोनट्स यूं खड़े हुए, ये वाले डोनट आ रहे होंगे और जा रहे होंगे। कौन से वाले? बॉस्टन क्रीम। बॉस्टन क्रीम क्या है, इसके ऊपर चॉकलेट लगी हुई है, अंदर थोड़ी सी वो कैरामल डालते हैं। ठीक है, अब सुनना, इसके कैरामल की वजह से, ये क्रीम की स्पेलिंग गलत नहीं, उनका नाम यही लिखते हैं सही है, तो वो जो कैरामल है ना, हुआ ये था कि शायद आप जानते हो, आपको डंकिन डोनट्स के कंपेटिटर्स लेटली एक आए थे मार्केट में, किसी को याद है कि जो रात में 10-11 के बाद डबल यानी कि एक डोनट ले लें एक फ्री दे देते, और उन्होंने सारे तकरीबन डोनट कॉपी कर लिए थे, सारे तकरीबन काफी कॉपी कर लिए थे। मार्केट के लोग थे कुछ, चलो शेयर करता हूँ, मार्केट के कुछ लोग थे कंपटीशन में आए, डंकिन डोनट्स पे आए, ठीक है, और आने के बाद उन्होंने ना, मतलब डंकिन डोनट्स की सारी चीजें कॉपी की। अब सोचिए ना, ये डोनट कितने का मिल रहा है आजकल? 100, 120 ना। आप सोचें भाई, 80 में 2 मिल रहे हो, 90 में 2 मिल रहे हो, और जिन
जिन लोगों को थोड़ा सा बस जायका आ जाए फिर पेट भरता है वो खुश होते हैं, वो बोलते हैं ठीक है यार 100 में 2 मिल रहे हैं 11 बजे के बाद, या 2 पे 1 फ्री मिल रहा है, तो वो बड़े खुश होते थे, तो चले गए। उन्होंने काफी डोनट्स कॉपी कर लिए थे, ये सच है, बहुत करीब करीब आ गए थे। मैं ये नहीं कह रहा एग्जैक्टली डीडी बन गया था, डीडी तो नहीं बना था, डीडी की हिस्ट्री इतनी पुरानी है, एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता, लेकिन स्टिल काफी करीब आए थे। जहां फंसे थे ना वो यही जगह थी। अब बॉस्टन मीन आते आप कहते हैं यार वापिस चाइना ही है, उनको वो कैरेमल की सप्लाई नहीं मिल सकती। अब मेरी बात समझिएगा, कैरेमल की सप्लाई, इसका मतलब क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, बताना ही चाह रहा हूँ कि आपके प्रोडक्ट के अंदर कुछ चीजें ऐसी कोर कंपोनेंट होती हैं, अगर उनकी क्वालिटी मेंटेन्ड है और वो आपको बाहर से मेन फ्रेंचाइजर भेज रहा है, ये फ्रेंचाइज है ना, डीडी मेन तो यहाँ का नहीं है ना, डीडी तो यूएस का है, तो डीडी के ब्रांड की चीज एक पर्टिकुलर सप्लायर से प्रोक्योर होते हुए आपके पास आ रही है। डीडी का वो सप्लायर अगर आगे पीछे हो जाए तो डीडी की जान निकल जाएगी ना। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से बॉस्टन क्रीम चलता है और बॉस्टन क्रीम की वजह से डंकिन डोनट्स चलता है। दोस्तों बात बैठी ध्यान में। लेकिन जहां से ये टिश्यू बनवाते हैं, अपना प्रिंट करवाते हैं, डीडी लिखा हुआ होता है, लोगो लगा हुआ होता है, तो टिश्यू वाला मुंह बनाए तो वही होगा जो सलमान के साथ होगा। ठीक है, चले भाई दोस्तों, गुड। अब कुछ बातें, बढ़ जाओ आगे। अच्छा, पावर ऑफ सप्लायर्स आर पावरफुल इफ व्हेन, सॉरी इफ, अब कब पावरफुल होते हैं, आप लोग एग्जांपल्स देंगे तो बात बनेगी, ठीक है। व्हेन देयर आर ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ सप्लायर्स टू द मार्केट, कोई एग्जांपल इसकी, मार्केट में बहुत लोग लैपटॉप बेच रहे हैं, लेकिन ये पेन वाला लैपटॉप इसके पास है और उसके पास है, बाकी किसी के पास नहीं है, तो ये थोड़ा यूं करके बात करेंगे ना, सही। लेकिन अगर हर अगली दुकान पे ये वाला लैपटॉप रखा हुआ है, फिर लो हो जाएगी। When there are no substitutes for the products that are supplied, कोई सब्सिट्यूट नहीं है, क्या मतलब दोस्तों, जो प्रोडक्ट सप्लाई की गई है उनका कोई सब्सिट्यूट नहीं है। एग्जाम्पल दें, आईओएस नहीं, कुछ और एग्जाम्पल। आप कंपनी बनेंगे, पहले मैंने आपको समझाया, आपने पहले बिजनेस बन के सोचना है, अपने सप्लायर को इमेजिन करें, इमेजिन कर लिया। अब मैं ये कह रहा हूं हमारे पास लेट से हम लोग हैं, अब तैयार रहे, मैं जो एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ, इधर इधर दोस्त, हम डेयरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, बोलो क्या। अगर मुझे लिक्विड मिल्क नहीं मिल रहा, डू आई हैव एनी सब्स्टिट्यूट फॉर दैट? यस, आई हैव गॉट द सिंथेटिक मिल्क एज वेल, आई हैव गॉट द पाउडर्ड मिल्क एज वेल। लेकिन कोई ऐसी चीज सप्लाई हो रही हो जिसका कोई सब्स्टिट्यूट दूर दूर तक नहीं है, तो उस सप्लायर की बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगी या कम? फॉर एग्जाम्पल हमारी प्रोडक्ट बनती ही फ्रेश डेयरी मिल्क पे है, तो अब ये डेयरी मिल्क देने वाला फार्म जो है ना, वो आके अपनी सर पे रखेगा। क्यों भाई? उसको पता है ये पाउडर से काम नहीं चला सकते, ये हमारे पास ही घूम करके आएंगे। डन हुई बात। When the supplier's product is an important component in the end products that are made with it, एग्जाम्पल है कैरेमल की, कौन सा कैरेमल जो किसमें डलता है? Boston tea में। अब बताओ दोस्तों, पूरी क्लास में क्लियर हुआ? थर्ड पॉइंट वापस, सप्लायर जो प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है, ये हमारी एंड प्रोडक्ट की मेन चीज है। जैसे ये बेटा प्लास्टिक है, देखिए माइक का, इधर देखें, ये वायरलेस है ना, ये तो खाली माइक यहाँ तक आ रहा है, वरना तो ये वायरलेस है ना, वहां से तो देखो वो जो लाइट जल रही है उनसे डायरेक्ट कनेक्टेड है। अब एक सवाल कह रहा हूँ, ये इसका जो ये प्लास्टिक है बेटा, माइक का प्लास्टिक, इसकी वैल्यू है या अंदर वाले जो बोर्ड है उसकी वैल्यू है? तो बोर्ड वाला इस कैटेगरी में आएगा और सलमान वाली कैटेगरी में कौन आएगा? प्लास्टिक वाला। और सलमान, थैंक यू फॉर द एग्जांपल, राइट। फिर वही बात,
हाँ दोस्तों, क्लियर हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, जो जिनकी आज फर्स्ट क्लास है उन वो व्हाट्सएप करके ग्रुप का नंबर ले सकते हैं। ग्रुप का जिस ग्रुप में हम मटेरियल शेयर करते हैं, तो आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। नंबर मैंने लिख दिया, जिनके पास नंबर नहीं है, वैसे ये पूरी आवाम के पास तकरीबन नंबर है। एक बात, दूसरी बात बेटा सुनिएगा प्लीज। जैन गायब है। जैन मुझे मिला था, ये एक सेशन था सैटरडे नाइट, उसमें आया था मेरे पास। तो उसके बाद नहीं पता, शायद ऑनलाइन पढ़ रहा होगा, आई डोंट नो। अच्छा दोस्तों, हमने 5 फोर्सेस हमारा कवर नहीं हुआ, लेकिन स्टार्ट हो गया है और एक फोर्स हो गई है। नेक्स्ट क्लास की शुरू से आना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए कि टॉपिक बीच में से चल रहा है, तो मैं पहले छोटा सा रिवीजन दे के फिर शुरू कराऊंगा। नेक्स्ट क्लास यानी होपफुली इंशाल्लाह कल मुलाकात करते हैं टाइम पे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि।